ये सन 1992 से सन 1995 के बीच में घटी हुई सच्ची घटना की एक कहानी है, जहां पर सर्बिया के जनरल ने बोस्नियक पॉपुलेशन के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन उनके खिलाफ ना तो नेटो के पास और ना ही अमेरिका के पास कोई सबूत थे, इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उनके दो जाबाज ऑफिसर कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं जिससे पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिहाइंड एनिमी लाइंस। कहानी की शुरुआत में हमें बोस्नियन वॉर को दिखाया जाता है, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए नेटो की जो सेना है वो अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही है। वहीं आर्टिक सी में हमें यूएसए के एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है, जिससे एक फाइटर जेट टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा है। इसके अंदर दो पायलट होते हैं, पर इससे पहले कि इनका फाइटर जेट टेक ऑफ करता, उनकी टेक ऑफ को रद्द कर दिया जाता है। और आज ऐसा दूसरी बार हुआ है। इसीलिए फाइटर जेट के अंदर जो दो ऑफिसर होते हैं, जिनमें से एक का नाम लेफ्टिनेंट क्रिस जो कि फ्लाइट ऑफिसर है और दूसरे का नाम जेरेमी जो कि पायलट है, वो दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर क्रिस, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जबकि वो जितनी भी फ्लाइट अभी तक उड़ा रहा है वो अमीर लोगों के लिए है। और अब यहाँ पर नेटो का कमांडर आता है, जो एडमिरल से मिलकर उन्हें कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रहे हैं और सीमा से पार जा रहे हैं, जो कि रूल्स के खिलाफ है। इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और अब वो एडमिरल को एक कार्ड देता है और कहता है कि ये एक जर्नलिस्ट है जो यहाँ पर आने वाला है, इसके साथ आपको अच्छे से पेश आना है। एडमिरल को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और ना चाहते हुए भी उसे कमांडर की बातें माननी पड़ती है। वहीं हमें कैंटीन में क्रिस और जेरेमी को दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके पास कैप्टन आते हैं और बताते हैं कि हो सकता है कि दोबारा युद्ध शुरू हो जाए, तुम्हें मिशन मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम तैयार हो। क्रिस कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है जो क्रिस से कहता है कि आपको एडमिरल बुला रहे हैं। और अब क्रिस एडमिरल के पास जाता है। एडमिरल उसे लेटर दिखाते और पूछते हैं, क्या तुमने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है? क्रिस कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। मैं फाइटर प्लेन उड़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक वॉचमैन की तरह यूज किया जाता है, जो हर रोज फाइटर प्लेन को बिना मकसद के ऊपर ले जाता है और फिर नीचे ले आता है। मैं इस काम के लिए सेना में भर्ती नहीं हुआ था। उसकी बात सुनकर एडमिरल को गुस्सा आता है और कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दूंगा, जिसके बाद जहां तुम जाना चाहो जा सकती हो। क्रिस वहां से बाहर निकल जाता है। उसके सामने जेरेमी है। जेरेमी पूछता है, क्या तुमने रेजिग्नेशन लेटर दिया है? क्रिस कहता है कि हाँ, मैं इस रूटीन से बोर हो चुका हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता को कॉल करता है। जल्दी क्रिसमस आने वाला है, सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस तक वो भी अपने घर पहुंच जाएगा। पर तभी क्रिस देखता है कि बोर्ड पर उसका नाम लिखा है, क्योंकि अगला जो मिशन होने वाला है उसमें क्रिस और जेरेमी को भी जाना है, जो कि नॉन फ्लाइंग जोन है। वहां जाकर उन्हें तस्वीरें लेनी है। हालांकि इससे इनका क्रिसमस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फाइनली अब इन्हें काम मिल चुका है। एक बार फिर से फाइटर जेट को उड़ा सकते हैं। जल्दी ये दोनों के दोनों अपना फाइटर जेट लेकर उस नॉन फ्लाइंग जोन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां जाना इलीगल नहीं है। और अब जब ये हवा में होते हैं, तभी क्रिस अपने फाइटर जेट के नीचे जो एडवांस कैमरास होते हैं उन्हें ऑन करता है। वो देखता है कि नीचे साइबेरिया का जनरल, जो यहाँ के आम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, अपनी टीम के साथ है। उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। दरअसल वो वॉर क्राइम कर रहा है, बोस्नियक में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों के दोनों यहाँ पर आए हैं। लेकिन जनरल भी इन्हें देख लेता है, इसीलिए मिसाइल से इनके फाइटर जेट के ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि एक मिसाइल से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरी मिसाइल इनके फाइटर जेट को हिट करती है और अब इनका फाइटर जेट क्रैश होने वाला है। पर इससे पहले कि ये दोनों क्रैश हो जाते, ये सीट के साथ अपने आप को फाइटर जेट से इजेक्ट कर देते हैं, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों जंगल के अलग अलग हिस्सों में लैंड करते हैं और अब किसी भी तरह से क्रिस जेरेमी को ढूंढना चाहता है। वो जंगल में उसे चारों तरफ ढूंढता है। जल्दी जेरेमी उसे मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडमिरल और बाकी के ऑफिसर्स जो कि क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जेरेमी और क्रिस का जो जेट है वो क्रैश हो चुका है। वो जंगल में कहीं लैंड कर चुके हैं और अब एडमिरल किसी भी कीमत पर उन दोनों को बचाना चाहता है, और उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।
क्रिस और जेरेमी को दिखाया जाता है। जेरेमी के पैर पर चोट लगी है, वो जख्मी है। साथ इन दोनों को पता है कि इनके टीम मेंबर्स इन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनका जो प्लेन है वो कहीं और जाकर क्रैश हुआ है और ये अपने प्लेन से बहुत दूर है। किसी भी कीमत पर अब इन दोनों को अपनी टीम को अपनी लोकेशन के बारे में बताना होगा। क्रिस के पास रेडियो है, वो रेडियो से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जेरेमी कहता है कि तुम यहाँ से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाना होगा जो कि यहाँ से बहुत दूर है। हालांकि वो जेरेमी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो ऊंचाई वाली जगह की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सर्बिया का जनरल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इनके फाइटर जेट के टुकड़े हैं। वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए थे, ये यूएसए का फाइटर जेट है। वो अपने लोगों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस फाइटर जेट से उस हार्ड ड्राइव को रिकवर करना होगा जिसमें सारे रिकॉर्डेड फुटेज हैं। ये हमारे खिलाफ बहुत बड़े सबूत हो सकते हैं। जल्द से जल्द इन सभी टुकड़ों को अपनी वर्कशॉप में ले जाओ और उस हार्ड ड्राइव को रिकवर करो। साथ ही हमें उन पायलट्स को भी ढूंढना है जो यहाँ पर इस फाइटर जेट में आए थे। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेरेमी होता है। जेरेमी को ये देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल अपने एक शूटर को कहता है कि इसे मार दो। जेरेमी को वो गोली मार देता है। क्रिस दूर से सब कुछ देख रहा होता है। जेरेमी की मौत से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे जनरल और उसके सोल्जर सुन लेते हैं। वो क्रिस के ऊपर गोलियां चलाते हैं। क्रिस यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। वो गोलियों से बचता हुआ ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से वो रेडियो से अपने एडमिरल से कांटेक्ट करता है और उन्हें सब कुछ बताता है जो जो अब तक हुआ था। एडमिरल उसे एक लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचो, वहां से तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और अब क्रिस उस लोकेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां से उसे रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं उसे लेने के लिए यहां से एक प्लेन को भेजा जा रहा होता है। नेटो के कमांडर को पता चल जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी एडमिरल ने अपने लोगों को नो फ्लाइंग जोन पर भेजा और अब उनका एक पायलट वहां पर फंस चुका है जिसे रेस्क्यू करने के लिए दोबारा से एक प्लेन को भेजा जा रहा है। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से पीस की यानी कि शांति की जो बात चल रही है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, जो कोई नहीं चाहता। वहीं क्रिस गोलियों से बचते हुए अपनी जान बचाकर उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जो पॉइंट उसे एडमिरल ने बताया था जहां से उसे रेस्क्यू किया जाना है। वो रेडियो से अपने एडमिरल से कांटेक्ट करता है और अब उसे बताया जाता है कि हम तुम्हारे लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकते, तुम्हें जल्द से जल्द अपने जोन अपने एरिया में आना होगा जहां से हम तुम्हें पिकअप कर लेंगे। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना होगा, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। और अब क्रिस को इस खतरनाक जंगल से होते हुए जहां पर चारों तरफ उसके दुश्मन है उस पॉइंट तक पहुंचना होगा। वही एडमिरल को बताया जाता है कि उन्हें सैटेलाइट से एक नया कनेक्शन मिला है जिससे ये हर वक्त हर पल क्रिस की लोकेशन को देख सकते हैं कि वो इस वक्त कहां पर है। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि कुछ लोग क्रिस की तरफ बढ़ रहे हैं और अब क्रिस के ऊपर एक बार फिर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ के अंदर चला जाता है और जब वहां पर वो लोग आते हैं जो उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे तो क्रिस उन्हें कहीं नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि क्रिस मारा गया, पर अब भी वो जिंदा है। उनके जाने के बाद वो एक डेड बॉडी के नीचे से निकलता है। दरअसल वो एक डेड बॉडी के नीचे छुप गया था। वही एडमिरल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द जितना पास हो सके उतना पास क्रिस के पहुंच जाए ताकि उसे रेस्क्यू किया जाए। वहीं क्रिस भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही अब मीडिया को भी ये बात पता चल जाती है कि एक फाइटर जेट प्लेन गायब हुआ है, इसीलिए हर जगह ये न्यूज चल रही होती है जिसे सर्बिया के जनरल भी देख लेते हैं। वो इस बात से गुस्से में होते हैं कि अब तक क्रिस जिंदा है। साथ ही उनके पास क्रिस के फाइटर जेट के जो टुकड़े हैं वो अपने इंजीनियर से कहता है कि इसकी हार्ड ड्राइव में वो सभी फोटोज होंगी जो क्रिस ने और उसके साथी ने ली थी। मैं चाहता हूं कि तुम उन सब को रिकवर कर दो। इंजीनियर कहता है कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। वहीं क्रिस को दिखाया जाता है जो भागता हुआ एक बंद फैक्ट्री तक पहुंचता है। वहां पर एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे के साथ होता है और तभी क्रिस की नजर जाती है कि वहां पर ट्रिप वायर्स हैं। तभी साइबेरिया की आर्मी वहां पर पहुंच जाती है।
इससे पहले कि वो क्रिस को मारते, एक सोल्जर का पैर ट्रिप वायर पर पड़ जाता है, जिससे वहां पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। क्रिस भी अब जख्मी हो चुका है और अगले पल वो देखता है कि जनरल का शूटर भी यहाँ पर पहुंच चुका है। इसीलिए वो अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर भाग जाता है, जहां से वो कंट्रोल रूम को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है। कहता है कि मैं सेफ जोन के पास हूँ। एडमिरल कहते हैं कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ, मैं खुद तुम्हें वहां पर लेने के लिए आऊंगा। जिसके बाद क्रिस उस पिकअप पॉइंट की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वो सड़क पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है। हालांकि वो उसकी भाषा नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो क्रिस को लिफ्ट दे देता है। और अब जनरल का उस शूटर भी उस जगह पहुंच जाता है जहां से क्रिस को लिफ्ट मिली थी। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि क्रिस को किसी भी कीमत पर ढूंढकर हमें मारना होगा। इसीलिए क्रिस जिस गाड़ी में होता है उस गाड़ी को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। गाड़ी जब शहर के अंदर आती है तो उस गाड़ी के ऊपर हमला होता है। दरअसल इस पूरे शहर में अब भी युद्ध का माहौल है। ये सब के सब एक घर के अंदर जाते हैं, जहां पर एक आदमी क्रिस से पूछता है, क्या तुम हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हो? क्रिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने साथी के साथ इन जगहों की फोटोज लेने के लिए आया था। और अब यहाँ पर जनरल के लोग आ जाते हैं, जो टैंक से इस जगह पर हमला करते हैं, यहाँ के कई आम लोगों को मार देते हैं। वो किसी भी कीमत पर क्रिस को ढूंढना चाहते हैं, पर उन्हें क्रिस यहाँ पर नहीं मिलता। जिसके बाद शूटर जनरल को बताता है कि क्रिस यहाँ से कपड़े बदल कर भाग चुका है। उसने रेडियो से अपनी टीम को अब तक इन्फॉर्म कर दिया होगा और टीम उसे यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आने वाली होगी। इसीलिए जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढना होगा। वहीं क्रिस को दिखाया जाता है जब वो भाग रहा होता है तो उसके सामने एक बार फिर से वही लड़का आ जाता है जिसने उसे लिफ्ट दी थी और अभी दोनों ही भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल जल्द से जल्द अभी दोनों के दोनों पिकअप पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि क्रिस की मृत्यु हो चुकी है, जिस न्यूज को एडमिरल भी देखते हैं। दरअसल क्रिस ने अपने कपड़े बदलकर एक दूसरे इंसान को पहना दिए थे, साथ ही अपना रेडियो भी वहीं पर छोड़कर वो भाग गया था। और अब जब वो पिकअप पॉइंट पर पहुंचने वाला होता है तो नेटो की टीम भी उसी के आसपास होती है, पर उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि इस मिशन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अब क्रिस इस दुनिया में नहीं रहा। क्रिस अपने सामने से नेटो के उस हेलीकॉप्टर को वापस जाते हुए देखता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर एक स्टैचू पर जाती है। क्रिस को याद आता है कि जब वो इजेक्ट हुआ था तो उसकी वो सीट जिसके साथ वो फाइटर जेट के अंदर से बाहर निकला था, जिसके अंदर हार्ड ड्राइव होती है, जिसके अंदर वो पूरा डेटा है जिसके लिए वो अपने साथी के साथ इस जगह पर आया था, वो उसी जगह पर गिरी थी जहां पर वो स्टैचू है। वो किसी भी कीमत पर स्टैचू के पास जाकर सीट से उस हार्ड ड्राइव को रिकवर करना चाहता है, ताकि उसके दोस्त का, उसके साथी का बलिदान बेकार ना जाए। क्रिस अकेला स्टैचू की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जनरल ने अपने शूटर को ऑर्डर दिए होते हैं कि किसी भी कीमत पर वो क्रिस को मारकर उसकी बॉडी को उसके सामने लाए। इसीलिए लगातार वो क्रिस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं क्रिस स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे जल्दी सीट मिल जाती है। वहां से वो सिग्नल्स को ऑन करना चाहता है ताकि एडमिरल को पता चल जाए कि इस वक्त वो कहां पर है, लेकिन डिवाइस की बैटरी लो होती है, इसीलिए वो उसे ऑन नहीं कर पाता। क्रिस को मैनुअली उसे ऑन करना पड़ता है। वहीं एडमिरल को बताया जाता है कि डिवाइस को, यानी कि सीट के अंदर जो बीकन है, उसे किसी ने 5 मिनट के लिए मैनुअली ऑन किया था। एडमिरल को लगता है कि ये क्रिस का काम है, क्रिस अब भी जिंदा है, पर उसकी टीम को लगता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, इसीलिए इन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। पर एडमिरल तय करता है कि वो एक बार फिर से रेस्क्यू टीम उस जगह भेजेगा जहां से सिग्नल आए हैं। दूसरी तरफ हमें शूटर को दिखाया जाता है, जो क्रिस की तलाश में उसके आसपास ही पहुंच गया है। उसके साथ उसका साथी भी होता है, जिसका पैर गलती से लैंड माइन के ऊपर पड़ जाता है। शूटर कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और खुद वो आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर के बाद क्रिस को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि शूटर के साथ जो उसका साथी था उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्रिस को समझ में आ जाता है कि जनरल के शूटर उसे ढूंढते हुए उसके आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं क्रिस ने जब उस डिवाइस को ऑन किया था तो जनरल को भी उस लोकेशन का पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी सेना की एक टुकड़ी उस तरफ भेजता है।
साथ ही एडमिरल अपने साथियों के साथ क्रिस को बचाने के लिए खुद आ रहा है। लेकिन अब जनरल का शूटर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो सीट है, जहां पर क्रिस भी है। उसे सीट दिख जाती है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इसीलिए वो छुप कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जब वो सीट के पास होता है तभी पीछे से क्रिस बर्फ के अंदर से निकलकर उसे गोली मार देता है। जनरल की सर्बियन सेना की टुकड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है जो क्रिस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब एडमिरल भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंच चुका है। वो सर्बियन सेना के ऊपर हमला करते हैं जिससे क्रिस को कवर मिल जाता है। वो सीट के पास जाकर हार्ड ड्राइव निकाल लेता है और चट्टान की तरफ भागते हुए चट्टान से कूद जाता है। रेस्क्यू टीम उसे पकड़ लेती है। क्रिस को ऊपर खींचा जाता है जहां पर एडमिरल भी होते हैं। वो एडमिरल को हार्ड ड्राइव देता और कहता है कि जेरेमी को इस हार्ड ड्राइव के लिए मार दिया गया। साथ ही जो उसने रेजिग्नेशन दिया था वो भी वो वापस ले लेता है। जो हार्ड ड्राइव वो लेकर आया था उससे पता चलता है कि जनरल ने बहुत सारे वॉर क्राइम को किया था, जैसे आम लोगों को मारना। इसीलिए उन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित करके उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये सब जेरेमी और क्रिस की वजह से हो पाया, जिन दोनों की मेहनत से वहां के आम लोगों के ऊपर जुल्म होना बंद हो गए। ये जेरेमी और क्रिस की जिंदगी की सच्ची कहानी थी और ये सारी घटनाएं घटी थी सन 1992 से सन 1995 के बीच में, जब बोस्नियन वॉर चल रहा था, जहां पर सर्बिया का जनरल वहां के आम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, उन्हें मार रहा था। वो हर तरह के वॉर क्राइम को कर रहा था, जिसका पर्दाफाश हो पाया क्रिस और उसके साथी जेरेमी की वजह से। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।